उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र जो आपके 2021 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। आप देख सकते हैं जो आप लोगों के लिए कठिन थ्योरी या डेफिनेशन जो आपको लगती हैं उनको बहुत ही हमने आसान भाषा में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो एक चीज़ आप लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि अगर आपने पिछले 3-4 सालों के पेपरों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका बीटीसी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, वो भी 90 से 95% नंबरों के साथ में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पिछले 4-5 सालों के पेपरों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना है, उसमें आपसे कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आज 2021 का पेपर करा रहे हैं, इससे पहले जो हमने 2023 का शायद आपको पेपर कराया था, अगर आप देखेंगे वहाँ के क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करके जाइए और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो आप हमारे चैनल पर आकर सारे प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है कंटेंट। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का। हम लोग सबसे पहले 5 बहुविकल्पी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका बहुविकल्पी क्या कहता है, कह रहा है सिने बार किसका अयस्क है। तो जो आपका सिने बार होता है ये आपके Hg का अयस्क होता है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है अगर आपसे पूछा गया है तो याद रखना इसमें जो आपका हैजा होता है ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी आपको पोलियो, कोरोना, एड्स ये सारे आपके विषाणु जनित रोग हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, इन चारों में से जो आपकी प्राथमिक सेल इसमें से नहीं है वो आपकी सीसा संचायक सेल जो होती है ये आपकी प्राथमिक सेल नहीं होगी। बाकी जो है आपकी ये सारी क्या है, प्राथमिक सेलें हैं। फिर आपसे कह रहा है कि रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं। तो इसको जो हम लोग 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी 4.5 डिग्री सेल्सियस पर जो है हम लोग इसको सुरक्षित रखते हैं। फिर आपसे कहता है डार्विनवाद। अगर आप देखेंगे 2023 का पेपर तो सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। तो डार्विनवाद आपके संबंधित हो जाएंगे योग्यतम की उत्तर जीविता से। आप लोगों को कोशिश यही करना आपके अपने एग्जाम में कि जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आपको गलत ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नंबर रहता है वो ठोस रहता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर आपका कटता नहीं। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे अतलघोत्री प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अदिश राशि ऐसी राशियां होती है जिनमें दिशा एवं परिमाण नहीं होते हैं, उसको हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग नीचे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन आंसर नंबर 6 आप लोगों को बताते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा अदिश राशि किस लिए, कि वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं होते हैं उन्हें हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। विद्युत धारा आपकी क्या होगी, इसीलिए एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, आपसे पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व के प्रभाव को महसूस किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व के प्रभाव को क्या किया जाए, महसूस किया जाए, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये भी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर दोनों समझ लेते हैं कि कौन से पूछे गए थे। विद्युत धारा अदिश राशि है तो आपने समझ लिया जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों नहीं होते, अदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व को महसूस किया जाए या फील किया जाए, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया है मेंडलीव की जो आपकी संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह होते हैं। तो याद रखना कुल आपके आवर्त होते हैं 7 तथा समूह आपके होते हैं 9। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। तो चलिए देख भी लेते हैं जो भी आपका
ये लिखा हुआ है कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त आपके होते, 9 समूह होते। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2023 के भी पेपर में पूछा गया था, तो आप लोग देख भी सकते हैं। क्वेश्चन ढेर सारे रिपीट आपके होते रहते हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति का पता हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, तो याद रखना एलिसा के परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं और एंटीजन परीक्षण के द्वारा। 2 तरीकों से हम लोग जो है HIV से जो ग्रसित व्यक्ति है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। आगे देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया था कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण, तो हमने बता दिया था एक एलिसा परीक्षण आपका किया जाता है और एक एंटीजन परीक्षण, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार का मेन उद्देश्य आपका यही होता है जिस व्यक्ति को दर्द हो रहा है उसके दर्द को कम करना, और उसको जो है दूसरा उद्देश्य उसको जो है मरने से बचाना। यही जो है आपके प्राथमिक उपचार के 2 प्रमुख उद्देश्य आप लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको मौके से अगर मरीज पहुंचा हुआ है तो उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट उसका कर दिया जाए ताकि वो थोड़ी देर के लिए सही रह सके। फिर उसके बाद जो डॉक्टर आएगा उसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। फिर आपसे कहता है ऊर्जा का पिरामिड आपका कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड आपका सदैव सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड अगर आपसे पूछा जाए कैसा होता है तो सदैव ये आपका सीधा होता है। ये क्वेश्चन भी आपके 2023 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को हम लोग देख लेते हैं कि हमने कौन से लिखे थे। फिलहाल जो हमने आपको बताया वो भी आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्ति के जीवन को बचाना, कहने का मतलब हमारा भी वही था। तो व्यक्ति के जीवन को बचाना और दूसरा क्या है उसके दर्द और पीड़ा को क्या करना होता है, कम करना। यही आपके प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हो जाएंगे। तो ये रहे आपके सारे अतलगोत्री क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे सारे। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो लघु उत्तरी क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया था, कहता है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं इसके अंतर के बारे में हम लोग समझते हैं। और 1 घंटे का आपका पेपर होता है तो आपको उतनी चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि समय का बहुत ही वहाँ पर आप लोगों के लिए कमी होगी। तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, कॉलम बनाकर, एक तरफ खाद्य श्रृंखला दूसरी तरफ खाद्य जाल। तो पहला आपको लिखना है कि आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या क्या होती है, आपकी निश्चित होती है। जैसे ही आपने देखा इधर कि आहार श्रृंखला में जो है जीवों की संख्या निश्चित होती है, और दूसरे में आप क्या कर देंगे खाद्य जाल में जो जीवों की संख्या क्या होती है आपकी अनिश्चित होती है। बस, तो पहला पॉइंट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। दूसरा आप करेंगे किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है खाद्य श्रृंखला में, और इसमें क्या कर देंगे आप खाद्य जाल में किसी भी जीवधारी का जो है निश्चित स्थान आपके नहीं होता है। तो 2 अंतर आप समझ गए होंगे। तीसरा भी हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा आपको लिखना नहीं, 3 ही लिख देना। खाद्य श्रृंखला में परस्पर क्रिया से सरल जाल बनता है। जो आपकी खाद्य श्रृंखला में परस्पर कोई भी क्रिया होती है उससे आपका किस तरीके का जाल बनता है, सरल। इसमें आपको क्या करना है, खाद्य जाल में परस्पर क्रिया से आपका जटिल जाल बनता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे आसानी से, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बीच में डिफरेंस। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कूलाम के नियम के बारे में पूछा गया था, और फिर आपका पूछा गया अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्राविधियों का उल्लेख कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग नीचे देखते हैं। तो चलिए देखेंगे, कूलाम के नियम को पहले समझते हैं हम लोग। कूलाम का नियम आपके आप देखेंगे जो हमने इससे पहले आपको पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी आपके पेपर में पूछा गया था। तो समझ सकते हैं कितना आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो बस आपको इतना याद रखना है, 2 आवेशित कणों के बीच विद्यमान बल उन कणों के बीच की दूरी के वर्ग के आपके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन प्रत्येक पिंड पर आवेश के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है। आप ये फार्मूला भी लिख देंगे, F बराबर K फिर Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, K जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, Q1 Q2 आपके आवेश हो जाएंगे, और R क्या हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। आप इतना भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा क्या गया था, अयस्क से धातु निष्कर्षण की प्रयुक्त विधियों के बारे में पूछा गया था, उनको भी समझते हैं। तो पहली विधि आप सीधे लाइन वाइज लिखेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि।
दूसरी लिखेंगे फेन प्लावन विधि, तीसरी आप लोग लिख देंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, और फिर आप लोग लिख देंगे निस्तापन विधि, फिर भर्जन विधि, और फिर आपकी हो जाएगी प्रगलन विधि। बस आपको यही लिख देना है, इनके बारे में नहीं लिखना है क्योंकि वहाँ पर टाइम की आपके पास बहुत ही कमी होगी। तो आप लोगों को बस इतने ही पॉइंट वहाँ पर 6 लिख देने हैं। सिर्फ आपसे विधियाँ पूछी गई, ये नहीं पूछा गया था कि इसका उल्लेख कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो हम लोग कूलाम के नियम को भी समझ चुके हैं, खास श्रृंखला भी समझ चुके हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्राविधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बस आपको 6 पॉइंट में लिख देने हैं। अगर आपको कुछ याद रहता है तो एक एक लाइन 6 पॉइंटों में आपको लिख देनी है, अगर आपको लग रहा है कि तुम्हारे पास समय बच रहा है। फिर अगर आपसे पूछा जाए रक्त के थक्का बनाने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। कह रहा है 10⁵ इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रभावित होते हैं। तो परिपथ में विद्युत धारा की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। धारा यानी आई का हम लोगों को मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग। रक्त का थक्का बनाने की क्रियाविधि को पहले हम लोग समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया है। कहते हैं रक्त का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रक्त का जमना कैसा है आपका, एक रासायनिक क्रिया है। रक्त बहकर वायु के संपर्क में आता है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन, कैसा, फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिन में बदल जाती है। जो आपकी फाइब्रिनोजन होता है वो आपका किस में बदल जाएगा, फाइब्रिन में, जो रेशे की भांति होती है। किसकी भांति होती है, जो रेशे की भांति आपकी होती है। क्षतिग्रस्त पर लाल रक्त क्या हो जाता है, जो लाल थक्का होता है वो आपका क्या हो जाता है, थम जाता है, और रक्त का बहना आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। तो पूरी क्रियाविधि आपके रक्त बनाने की यही हो जाएगी। इसको जो आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे और 1 से 2 बार आप अपनी रफ कॉपी पर इसको लिख कर देख लेंगे तो आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया इसकी हम बात भी नहीं कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ज़रूर इसको तैयार करिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया था, सॉरी 16। उसमें आपका हम लोगों ने देखा था वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की आपकी संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एन, और वहाँ पर एन का मान आपका दे रखा था 10⁵ ठीक है। तो क्यों बराबर आपका एक सूत्र होता है एन ई, ठीक है। तो एन ई हो जाएगा। तो क्यों का मान हमको निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले एन का मान हमने रख दिया 10⁵, और ई इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होना चाहिए, आपके सवाल में नहीं दे रखा होगा। तो इसका मान आप लोग याद कर लीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 इसका मान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। फिर क्या करेंगे, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁵ प्लस का, ये माइनस का, तो दोनों घटकर आपके आ जाएंगे 10⁻14। क्योंकि ये माइनस का बड़ा है तो इसीलिए आपका माइनस में ही आएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। फिर हमको विद्युत धारा का मान निकालना था। तो विद्युत धारा का आपका सूत्र होता है Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी होता है, या I बराबर Q/T भी इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग जब इसको इस तरीके से लिखेंगे, टी वहाँ पर घंटे में दे रखा था, इसको जब हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो यही आपका आएगा कितना, 3600 सेकंड, ठीक है। फिर आप जब इसको भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई बराबर 0.004 और 44 × 10⁻⁻14, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको 3600 को डिवाइड भाग देंगे 1.6 से, ठीक है। फिर आपसे क्या कहता है, थैलेसीमिया रोग, क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ लेते हैं जो आपके पेपर में पूछा गया था, फिर आप लोगों के कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। पूछा गया आपसे थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, देखिए क्या क्या बताना है, इसका परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया फर्स्ट एंड बॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। सेम ऐसा क्वेश्चन आपके 2023 के पेपर में पूछा गया था, और ऊपर वाला थैलेसीमिया रोग से संबंधित भी आपका क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना रिपीटिशन होता है आपके एग्जाम में, यानी कितने क्वेश्चन ढेर सारे आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते। तो आप लोग जरूर पिछले 4-5 सालों के पेपरों को तैयार करके जाइए अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है।
तो चलिए देखते हैं थैलेसीमिया रोग से संबंधित। जितना हम बताएंगे बस आपको उतना ही लिखना है। तो थैलेसीमिया रोग क्या होता है? सबसे पहले चेहरा पीला, सांस फूलना, भूख ना लगना, निरंतर ज्वर बना रहना यानी बुखार बना रहना, हृदय की गति अधिक, शरीर की आकृति छोटी और भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका होना आदि रोग के प्रमुख लक्षण आपके क्या हैं? ये सब थैलेसीमिया रोग की निशानी हो जाएगी। आगे देखते हैं इसके परिणाम। अगर आपसे पूछे गए थे तो परिणाम क्या होता है इसका, उसको भी समझते हैं। कहता है खून की कमी और बालक का विकास रुक जाता है। अगर आपसे पूछा जाए खून की कमी और बालक का विकास किस रोग में रुक जाता है, तो थैलेसीमिया रोग में। थैलेसीमिया से ग्रस्त बीमारी की जो मृत्यु होती है वो 5 साल से 25 साल तक इसका जो है ज़्यादा खतरा रहता है। इस उम्र के बीच में ज़्यादा तरीके से आपके अंदर हो सकता है। और फिर ये सभी रोग जो है कम उम्र में वह अकाल मौत के मुंह में भी धकेल देता है। ये किस तरीके का रोग होता है? अकाल मृत्यु भी इससे हो सकती है इंसान की, ठीक है। तो याद रखना थैलेसीमिया के परिणाम आपके यही हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 पूछा गया था, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, इसको भी समझते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में सबसे पहला आपको लिखना है, आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में कोई भी आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं उसे हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट एड बॉक्स कहते किसको हैं। इसके बाद में इसके कार्य हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी मेडिकल की इमरजेंसी में दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स के किट को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप बस तो ये कार्य लिख देना आपको, और आपको बस इतना इसके बारे में लिख देना है। आपको आसानी से यहाँ से 2 नंबर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको उतनी लिखना है जितना आपको पूछा जाता है, क्योंकि 1 घंटे के पेपर में आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं, वरना आपके क्वेश्चन भी वहाँ पर छूट जाएंगे। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते ये आपके 18 के 18 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे इस पेपर का जो आपको पता ना रहे। आपको ज़रूर इन सारों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, और इससे पहले जो हमने आप लोगों के लिए पेपर प्रोवाइड कराया उसको भी आप तैयार कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ पिछले 3-4 सालों के पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइए, आप आसानी से एग्ज़ाम अपना क्लियर कर देंगे। और उम्मीद करते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।